नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का ये केस था। तो इसमें क्या हुआ था कि जो ट्रायल कोर्ट है उन्होंने यहाँ पर अपीलेंट्स हैं जो कि अक्यूज्ड थे उनको एक्विट कर दिया था, बरी कर दिया था। लेकिन हाई कोर्ट में जब अपील डाली गई थी स्टेट के द्वारा तो अपीलेंट्स को कन्विक्शन कर दिया गया था, मीन्स सजा सुना दी गई थी। अब फाइनली अपीलेंट्स ने यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील थी वो डाली थी, वो फाइल की थी। उसका जो निर्णय है वो 13 अक्टूबर 2023 को आया था। और यहाँ पर इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि करैक्टर जो है और रेपुटेशन और करैक्टर की एक एनालिसिस भी किया है इस जजमेंट में इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से। और जो अगर कोई अक्यूज्ड भाग जाता है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो जाता है, भाग जाता है, तो क्या उसको दोषी करार किया जा सकता है इस ग्राउंड पे। और सिर्फ जो प्रोसिक्यूशन के जो विटनेस हैं उन्होंने अपनी एक टेस्टिमोनी दी थी, मींस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया था। और हाई कोर्ट ने इसी ग्राउंड्स पे बिलीव कर दिया कि वो एक लिटरेट हैं और गॉड फेयरिंग पर्सन्स हैं। तो ऐसे में क्या जो उनकी जो एविडेंस है उनकी कोई एविडेंट्री वैल्यू रह जाती है। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया, निर्णय दिया, हाई कोर्ट के निर्णय को अपहोल्ड किया कि उसे पलट दिया। तो ये सब जजमेंट के कंटेंट्स को देखने के बाद ही हम इसको समझ पाएंगे। तो आइए इसके थोड़े से कंटेंट्स को देखते हैं, कुछ पेज बाय पेज, क्योंकि 21 पेज की जजमेंट है। तो इसमें बताया कि जो एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो थी वो डिविजनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ने दी थी हिमाचल प्रदेश के। और जो ऑर्डर ऑफ एक्विटल था उसको चेंज कर दिया था एडिशनल सेशन जज जो कि प्रेसिडिंग ऑफिसर थे फास्ट ट्रैक कोर्ट सोलन हिमाचल प्रदेश के, तो उसको चेंज कर दिया था। तो क्योंकि एक्विटल ऑर्डर था वो ट्रायल कोर्ट का था, ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने निर्णय को पलट दिया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दे दी। अब फाइनली जो कि अपीलेंट्स हैं जो कि अक्यूज थे, मीन कन्विक्टेड थे, तो उन्होंने आगे यहाँ पर अपील फाइल की। ब्रीफ फैक्ट्स क्या थे, फैक्ट्स को देखते हैं पहले। कोर्ट ने फैक्ट्स को भी देखा तो ये बताया कि जो अपीलेंट है और एंड द को अक्यूज्ड दोनों के ऊपर चार्ज लगे थे। तो एक 302, 376 जो कि पनिशमेंट फॉर द डेथ है, 376 जो है पनिशमेंट फॉर द रेप है, 454, 380 एंड 34 ऑफ इंडियन पीनल कोड, 34 जो कि कॉमन इंटेंशन है, हाउस ब्रेकिंग, थेफ्ट, ये सारे एलिगेशन चार्जेस हैं लगाए गए थे। और केस था वो प्रोसिक्यूशन का जो केस था वो प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 द्वारा डाला गया था, जो कि इन्फॉर्मेंट थे, प्रोसिक्यूशन विटनेस थे, वो इन्फॉर्मेंट थे। उन्होंने कहा कि वो काउ शेड में अपनी आए थे 17 जून 2023 को 3:15 पे, वहीं शाम के 3:15 पे, तब इन्होंने डिसीज्ड की जो है जो आवाज़ें सुनी, चिल्लाने की आवाज़ सुनी, और उसमें ये बताया गया था मामा जी बचाओ। तो फिर वो डिसीज्ड के घर में गए तो हस्बैंड का जो नाम था वो बुलाया, मींस यहाँ पर जो है वो डिसीज्ड कोई वुमेन है तो उनके जो हस्बैंड है उनको प्रोसिक्यूशन विटनेस 5 बनाया गया, तो उनके नाम को बुलाया, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर उन्होंने कुछ हर्स्ट वॉइसेस ऑफ एक्यूज्ड, उन्होंने कहा कि कुछ आवाज़ें सुनी एक्यूज्ड की जो कि 2 इन नंबर थी। तो फिर उन्होंने देखा कि दोनों आदमियों को उन्होंने मेन गेट पे देखा, कि दोनों अक्यूज्ड को मेन गेट पे देखा। अक्यूज्ड नंबर 1 के कपड़े खून से लथपथ थे, शर्ट जो थी खून से लथपथ थी और अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। अक्यूज्ड ने थ्रेटन किया कि हम डैड कॉन्शियस में तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे, एंड मेड एन अटेम्प्ट टू ग्रैब हिम, उसको पकड़ने की चेष्टा भी की, मींस प्रोसिक्यूशन विटनेस को। वहां से उन्होंने जो चुंगल से वो छुड़े और फिर वो अपने घर की तरफ भाग गए।
और प्रोसिक्यूशन विटनेस ने एक और किसी पर्सन का नाम है वो उनको इन्फॉर्म किया, जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा रुकें और तब तक उनकी जो वाइफ है वो ज्वाइन नहीं करती। तो फिर उसके बाद इट वाज साथ में बताया कि मदर इन लॉ ने भी इंक्वायरी की थी डिसीज्ड की, जो डिसीज थी उनके मदर इन लॉ ने भी इंक्वायरी की। फिर उसके बाद बताया कि जब PW2 जो वाइफ थी वो आई और वो अलॉन्ग विद हर और जो जिन पर्सन से मिले थे उन्होंने डिसीज्ड के घर गए, तो उन्होंने देखा कि 2 चिल्ड्रन थे, जो डिसीज्ड जो लेडी थी उनके 2 चिल्ड्रन थे जो कि 5वीं और 7वीं क्लास में पढ़ते थे, उन घर में रह रहे थे। इंक्वायरी में ये उन्होंने इन्फॉर्म किया कि उनकी जो मदर है वो स्लीप कर रही है, मदर सो रही हैं। उन्होंने जब इंक्वायरी की तो उन्होंने कहा कि उनकी जो माँ है वो सो रही हैं। P1 और PW2 जो दोनों प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 और 2 थे और एक जो थर्ड पर्सन थे, उन्होंने कमरे के अंदर घुसे, एंटर किया और देखा कि डिसीज्ड ना खून से लथपथ है और PW2 ने जो है टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन पुलिस थाने को दी। उसके बेसिस पे FIR रजिस्टर्ड हुई 6:30 जो कि PW1 ने जो के इंस्टेंस पे मींस PW1 ने FIR करवाई। 6:30 बजे का टाइम था। और फिर उसके बाद फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट 5 घंटे के बाद भेजी गई, जबकि मजिस्ट्रेट का जो ऑफिस था पुलिस थाने के पास ही था। जब और इंक्वेस्ट थी वो सेम डेट ही हुई। दोनों विटनेस ने इंक्वेस्ट रिपोर्ट पर साइन किए और एक को एग्जामिन नहीं किया। सर्टेन आर्टिकल्स थे जो कि गोल्ड जेवल्स थे, वो जो गोल्ड के जो आर्टिकल्स थे वो ज्वेलरी थी वो मिसिंग थी और लिक्विड बॉटल जो लिक्विड की जो बॉटल्स थी वो रिकवर की गई और फिंगरप्रिंट्स थे वो भी लिफ्ट किए गए और एक्सपर्ट के पास भेजे गए, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं थी और कोई सफिशिएंट इंडिकेशन नहीं था कि एडिक्वेट मार्क्स ना जो वहाँ पर अवेलेबल हो, मीन्स कोई जो सफिशिएंट जो एडिक्वेट मार्क्स भी मौका जो वारदात थी वहाँ पर नहीं पाए गए फिंगरप्रिंट्स के। चार्जशीट थी वो फाइल की गई 14 मई 2004 को। स्टेटमेंट जो PW1 की जो मेन स्टेटमेंट थी उस पर रिलाई किया, जो कि अब यहाँ पे बताया हु वर इंसिडेंटली लिटरेट मीन्स पढ़े लिखे थे और एक गॉड फेयरिंग पर्सन में भगवान में मानने वाले गॉड फेयरिंग पर्सन थे। और चिल्ड्रन जो डिसीज्ड के थे उन्होंने भी स्टेटमेंट 161 CRPC में दी। 161 CRPC में पुलिस स्टेटमेंट लेती है, जो भी गवाह होते हैं विदाउट ओथ, तो इनमें चिल्ड्रन की भी जो है स्टेटमेंट ली। और जो अदर विटनेसेस थे जो कि नहीं देखे थे, नहीं अकरेंस जो घटना के जो मौका वारदात पे नहीं थे पाए गए थे, उनको एग्जामिन नहीं किया गया। दोनों अक्यूज्ड जो भागे हुए थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था सेम टाइम, मीन्स 16 जनवरी 2006 को दोनों को पकड़ लिया था पुलिस ने। और जबकि उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ही 10 सितंबर 2003 में कर दिया था, तो 10 सितंबर 2003 को उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कर दिया था और 16 जनवरी 2006 को उनको पकड़ लिया था। रिकवरी स्टोलन आर्टिकल्स पाए गए उनसे और गोल्ड ज्वेलरी थी जो कि कस्टडी PW6 एक और विटनेस बनाया, जो कि PW6 की कस्टडी से गोल्ड ज्वेलरी पाई गई, जो कि एक तिब्बत से एक लेडी जो तिब्बत की थी उनसे पाए गए थे। तो उन्होंने बताया कि ये गोल्ड आर्टिकल्स वो प्लेज किए गए थे, गिरवी रखे गए थे, लेकिन यहाँ पर बताया प्रोसिक्यूशन ने ये क्लियर नहीं किया कि वो जो जेवल आर्टिकल्स थे, ज्वेलरी थी, वो बेची गई थी या फिर प्लेज की गई थी। उसके बाद से एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की गई 1 अप्रैल 2006 में, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया पहली चार्जशीट को और नरेशन ये दिया कि अक्यूज्ड ने घर को तोड़ा था, ब्रोक ओपन द डिसीज्ड हाउस, और जो PW5 जो थे उनके जो हस्बैंड थे, जो मीन्स डिसीज्ड के हस्बैंड थे, मीन्स डिसीज्ड का जो घर तोड़ा था PW5 जो कि डिसीज्ड के हस्बैंड थे, उनकी एक पुरानी रंजिश थी और जो उन्होंने जो डिसीज्ड जब उन्होंने घर में एंट्री ली, डिसीज्ड ने जब दरवाजा खोला तो उनका जो है सीरियस ऑफेंस किया और मर्डर कर दिया। और मर्डर इसलिए किया, मर्डर भी हो गया, जबकि अक्यूज्ड को उन्होंने तलवार से अटैक किया था और जो कि प्लेस ऑफ अकरेंस से पाई गई।
जो कि एग्जैक्टली जो एक्चुअली उन्होंने यूज की थी, अक्यूज्ड ने यूज की थी। ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रोसिक्यूशन ने 16 विटनेस एग्जामिन किए, पुलिस ऑफिसर भी एग्जामिन हुए और अक्यूज्ड ने अपने एग्जिबिट्स थे, एग्जिबिट D1 और D2 मार्क करवाए, जो कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई थी 161 CRPC की स्टेटमेंट जो माइनर चिल्ड्रन ने दी थी। उनको स्टेटमेंट्स को जो अक्यूज्ड थे उन्होंने मार्क D1 और D2 करवाया, ताकि उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रडिक्शन है, जो केस ऑफ प्रोसिक्यूशन का एक कॉन्ट्रडिक्शन है ये। PW1 ने अब स्टेटमेंट क्या थी PW1 की, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि वो इन्फॉर्मेंट है। PW2 जो थी उनकी वाइफ थी और PW3 थी वो विटनेस थे जो कि हाउस ऑफ द डिसीज से जो आर्टिकल्स रिकवर किए गए थे वो उनकी जो है विटनेस थी। और PW5 थे हस्बैंड थे, डिसीज्ड के जो हस्बैंड है वो थे। और PW6 जो लेडी थी तिब्बत की, यहाँ से आर्टिकल्स बरामद हुए थे। और PW9 जो थे वो उन्होंने पोस्टमार्टम कंडक्ट की थी और जिन्होंने डिपोज किया था कि कोई एविडेंस नहीं है जो सीरियस ऑफेंस का। PW16 और 13 जो थे वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, उन्होंने इनिशियल और चार्जशीट सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की थी। जब ट्रायल कोर्ट ने कंप्लीट कर ली थी अपनी, जब एविडेंसेस कंप्लीट कर दिए जो प्रोसिक्यूशन है, और उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर ऑफ एक्विटल दे दिया, मींस बरी कर दिया अक्यूज्ड को। ट्रायल कोर्ट ने PW1 की स्टेटमेंट को पर विश्वास नहीं किया, डाउट क्रिएट किया, डिसबिलीव किया कि ये अननेचुरल कंडक्ट है। उसने कहा कि ये विटनेस ने क्यों नहीं रिएक्ट किया, कोई फॉलो एक्शन नहीं लिया जब अक्यूज्ड ने जगह छोड़ दी थी। और स्टेटमेंट्स जो थी चिल्ड्रन की 161 CRPC की, उसमें विटनेस ने एडवाइस किया था चिल्ड्रन को कि अपनी मदर को बोला मींस मदर को बताएं कि मदर को बताएं कि कंप्लेंट पुलिस को दें, जबकि उन्हें पता था कि वो उनकी डेथ हो चुकी है। और कई एडजॉइनिंग हाउसेस थे डिसीज्ड के। तो अब ये प्रोसिक्यूशन विटनेस वन ने ये नहीं बताया कि किस तरह से उन्हें पता चला कि किस तरीके से मारा गया है, किस तरह से कंक्लूजन में पता चल गया किस तरीके से मारा गया, जबकि वो उन्होंने अक्रेंस घटना होते देखी नहीं थी। तो किस मैनर पे डेथ हुई है ये कैसे PW1 को पता चल गया। और फिर कोर्ट ने पाया कि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि क्यों फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट्स रिकॉर्ड में नहीं ली गई। चिल्ड्रन ऑफ डिसीज थे, मदर इन लॉ थी और नेबर जिनका व्यक्ति का नाम बताया था, उनको क्यों नहीं एग्जामिन किया गया, जबकि वो मटेरियल विटनेसेस थे। और स्टेटमेंट PW6 की जो कि कई रिकवरी की गई थी वो हाईली डाउटफुल है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो जेवल्स जो हैं वो प्लच किए गए थे, बेचे नहीं गए थे। तो हाई कोर्ट ने लेकिन इक्विटल ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और PW1 की जो स्टेटमेंट थी उस पर हैवीली रिलाई किया। कहा कि जब PW1 ने एविडेंस जो दिया उसमें बताया कि जो प्रायर एनिमिटी थी उनके बीच में, रंजिश थी प्रोसिक्यूशन विटनेस 5 और अक्यूज्ड के बीच में। और जो डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि PW9 ने कह दिया कि जो डेथ है वो होमिसाइडल है। और जो रिकवरी हुई है सॉवर्ड की, तलवार की और चाकू की, वो PW3 ने प्रूव कर दिया है। अब यहाँ पर ज्यादा फोकस ये किया कि जो PW1 है वो एक नेचुरल, एजुकेटेड और गॉड फीयरिंग पर्सन है, तो इसलिए उनकी टेस्टिमनी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और फिर साथ में बताया कि PW2 की जो टेस्टिमनी एविडेंस था वो भी PW1 के साथ ट्यून करता है, मैच करता है। PW5 ने डिपोज किया कि उनको PW1 ने बताया था और अक्यूज्ड को देखा था कि वो भागते हुए हिल साइड की तरफ, पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज बताई कोर्ट ने, कहा कि हाई कोर्ट ने कि अक्यूज्ड को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया था, जो कि एक सब्सटेंस को ऐड किया जाता है, जो एक प्रोसिक्यूशन के केस पे एक ऐड किया जाता है। एग्जामिनेशन ऑफ मटेरियल विटनेस को नहीं एग्जामिन करना और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फिंगर रिपोर्ट्स, मतलब फिंगर रिपोर्ट्स की जो गैर मौजूदगी होना से ये नहीं बनता कि प्रोसिक्यूशन का जो वर्जन है वो डाउटफुल है।
लेकिन जो ऑफेंसेस पर्टेनिंग्स टू, जो कोर्ट ने कहा कि जो सीरियस ऑफेंस है और थेफ्ट है, वो प्रूव नहीं किए जा सके बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, इसलिए अपीलेंट को मर्डर के लिए कन्विक्ट कर दिया और फर्दर कन्विक्शन कर दी कि अटेम्प्ट करने के लिए, जो सीरियस ऑफेंस का जो अटेम्प्ट करने के लिए भी कन्विक्शन कर दिया। और कन्विक्शन जो थी हाउस ब्रेकिंग की भी कन्विक्शन कर दी, जो कि 454 इंडियन पीनल कोड थी। अब दोनों पार्टीज ने अपने अपने सबमिशंस दिए, अपीलेंट ने अपना सबमिशंस दिया और रिस्पोंडेंट ने अपना सबमिशन दिया। अब कोर्ट की एनालिसिस क्या थी उस पर चलते हैं। कोर्ट ने बताया कि रेपुटेशन जो है एक फैक्ट है, रेपुटेशन इज अ फैक्ट। सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का जो डेफिनेशन है, वो उसको जो क्लॉज को इंटरप्रिटेशन किया गया था, फैक्ट क्या है वो डिफाइन किया गया है इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्लॉज में। और फैक्ट का मतलब भी बता रखा है, कोई भी चीज होना, सेंसेस से परसीव होना, वो एक फैक्ट है। मेंटल कंडीशन किसी पर्सन का, वो जो कॉन्शियस है, वो फैक्ट है। और ई पोर्शन ये बताया कि मैन की कुछ सर्टेन रेपुटेशन है, वो भी एक फैक्ट है। सर्टेन जो मैन की कुछ रेपुटेशन है, वो एक फैक्ट है। और साथ में बताया कि जो अब रेपुटेशन जो है वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। अब कोर्ट ने कहा कि जो फैक्ट को दो में डिवाइड किया जाता है, एक्सटर्नल फैक्ट्स और इंटरनल फैक्ट्स। एक्सटर्नल फैक्ट्स वो होते हैं जो कि हमारे 5 सेंसेस से परसीव किए जाते हैं, और इंटरनल फैक्ट्स जो वो होते हैं जो हमारे थॉट्स में होते हैं, फीलिंग्स में होते हैं, जैसे लव, एंगर, फियर, इंटिमिडेशन मीन्स जो, और डर होना, नफरत करना, इंटेंशन होना। तो ये सारी चीजें जो है इंटरनल फैक्ट्स है। रेपुटेशन को भी देखना फ्रॉम द आइडेंटिफाइड ग्रुप के साथ देखना कि और जो करैक्टर जो है पर्सन का होता है वो जो कि उसमें प्रेजेंट रहता है। रेपुटेशन को देखा जाता है कि इस व्यू पॉइंट से कि किस आइडेंटिफाइबल ग्रुप का है, और करैक्टर जो है वो पर्सन का देखा जाता है। और करैक्टर का करैक्टर जो है वो बनाया जाता है, और रेपुटेशन जो है वो अक्वायर की जाती है। दोनों में ये फर्क बताया कि एक करैक्टर जो है फॉर्म किया जाता है, रेपुटेशन अक्वायर की जाती है। और करैक्टर जो है एक फॉर्म करता है रेपुटेशन का, लेकिन दोनों बोथ आर डिस्टिंक्ट, और दोनों भिन्न है और अलग है। और रेपुटेशन जो है बनती है इंटरनल फैक्ट्स पे, और प्रूव करना होता है कि जो ओपिनियन ऑफ द पर्सन जो बनाते हैं, जो रेपुटेशन बनाते हैं, उनको प्रूव करना, वो उनके जो ओपिनियन बनाया जाता है तो वहां से प्रूफ होती है रेपुटेशन। और रेपुटेशन जो एक रेलेवेंट फैक्ट है, और जो कि एक उसकी एविडेंटरी वैल्यू भी रिस्ट्रिक्टिव हो जाती है और लिमिटेड हो जाती है। तो ये एक वीक पीस ऑफ एविडेंस है, और जो कि एक फैक्ट इन इशू, जब एक किसी फैक्ट इन इशू के साथ रिलेटेड हो जाता है तो एक वीक पीस ऑफ एविडेंस बना जाता है। क्योंकि रेपुटेशन एक फैक्ट है, अगर कोई फैक्ट इन इशू है तो उसके साथ रिलेट होगा, तो कोर्ट ने कहा कि एक वीक पीस ऑफ एविडेंस है। आगे फिर देखिए उस एनालिसिस में क्या किया। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकता रेपुटेशन ऑफ पर्सन को कि अपने ओपिनियन से नहीं डिक्लेयर कर सकता, कि मेनली सिर्फ इस ग्राउंड पे कि जो व्यक्ति जो है पढ़ा लिखा है और गॉड फेयरिंग है, तो ये एक तरह की पॉजिटिव रेपुटेशन नहीं बनती है इस पे। और कैरेक्टर ऑफ रेपुटेशन का कोर्ट ने कहा कि एक एलिमेंट ऑफ इंटरकनेक्टिविटी है। रेपुटेशन जो है वो एक जनरल ट्रेट्स ऑफ द कैरेक्टर है। अगर अदर वर्ड्स में बताया कि कैरेक्टर जो है रेपुटेशन में सबज्यूम्ड हो जाता है, उसमें मिल जाता है, तो इसलिए कोर्ट से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो बैकग्राउंड ऑफ द पर्सन को देखें, और स्पेशली जब वो अपीलेट फॉर्म में बैठी हो, अपीलेट फॉर्म में कोई कोर्ट बैठी हो और सिर्फ उसका बैकग्राउंड देख के उस पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। अब यहाँ पे बताया जब उसका जो कंडक्ट है जो कि एक रेलेवेंट फैक्ट है, वो भी एक सीरियस डाउट क्रिएट करता है। अब यहाँ पर बताया सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में कंडक्ट की परिभाषा बता रखी है कि कंडक्ट ऑफ द विटनेस जो है अंडर सेक्शन 8 ऑफ एविडेंस एक्ट जो है वो एक रेलेवेंट फैक्ट है, जो कि डिसाइड करने के लिए और प्रूव करने के लिए, रेपुटेशन ऑफ द विटनेस को प्रूव करने के लिए। और फिर इसमें बताया कि अगर जो कंडक्ट इंडिकेट्स करता है कि
जब कंडक्ट इंडिकेट करे कि ये अननेचुरल है, ह्यूमन बिहेवियर, नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर से ज़्यादा अननेचुरल है, तो इसमें रेपुटेशन जो है वो पीछे की सीट पे आकर बैठ जाएगी। अगर कंडक्ट बता देता है कि ये अननेचुरल है किसी भी ह्यूमन बिहेवियर से, तो रेपुटेशन ऐसे में बैक सीट पे आकर बैठ जाएगा। तो कई जजमेंट्स थी, उस पर रिलाई किया। लालू, कमलाकर, पाटिल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जजमेंट्स हैं उनके जो कोर्ट के थे, और कई जजमेंट्स थी यहाँ पर, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिलाई किया। अब यहाँ पर बताया कि जो एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस है, तो एक जजमेंट आई थी राजेश यादव एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2022 की है। तो यहाँ पर बताया था कि जो परिभाषा है प्रूव करने की, वो एक इम्प्रेशन पे आती है, कि एक इंटरप्रिटेशन पे आती है, जो कि हार्ट और सूल, का एंटायर एक्ट का जो हार्ट एंड सूल है, मीन्स दिल और सूल कह लो, दिल और आत्मा है उसकी। तो अब यहाँ पे बताया कि जो क्लॉज जो है वो प्रूव करना होता है उस फैक्ट को, जो कि मैटर्स उनके जो कोर्ट के समक्ष आते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट क्या है कि डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो प्रूव करने के लिए, फैक्ट को प्रूव करने के लिए, जो भी मैटर्स कोर्ट के समक्ष आते हैं, तो इसमें कोर्ट को चाहिए जो पहले डेसिफर करे जो भी एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट है, और प्रूव बाय डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो एक लॉजिक इन्फ्लुएंस से उसको डेसिफर करे। और ये जजमेंट्स थी, उस पर रिलाई किया कोर्ट ने, काफी इसके जो कंटेंट्स थे इसको रिप्रोड्यूस किया। अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर कोर्ट ने एक अपनी ओपिनियन दिया। एक सरदा जो जजमेंट आई थी, शरद बिरदीचंद सरदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 की, जो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे अगर सजा सुनाई जाती है या कन्विक्शन की जाती है, जो भी निर्णय दिया है, तो इसके एक कोर्ट ने यहाँ पर बताया कि एक पंचशील ऑफ प्रूफ मीन्स 5, पंचशील मीन्स 5 जो इंग्रेडिएंट्स जो थे वो डिफाइन किए थे इस जजमेंट में। तो वो उस पर हम चलते हैं, क्या थे। पहला सर्कमस्टांस ये था कि जिसके बेसिस पे कंक्लूजन बने गिल्ट की, जो कि फुली तरह से एस्टेब्लिश्ड हो जाए। जो भी सारे सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी गिल्ट बनती हो, तो फुली एस्टेब्लिश्ड होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि पार्शियली एस्टेब्लिश्ड हो। और जो फैक्ट जिसको एस्टेब्लिश करना है, तो वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, जो भी हाइपोथेसिस दिया गया है वो अक्यूज्ड के गिल्ट पे हो। तो इसलिए उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जो भी फैक्ट को एस्टेब्लिश करना है, वो एक हाइपोथेसिस सेट किया है, जैसे कोई भी व्यक्ति है ये गिल्टी है कि नहीं, तो एक हाइपोथेसिस सेट किया है, तो उसके साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी फैक्ट्स ऑफ जो उसको एस्टेब्लिश करना है। और सर्कमस्टांसेस जो हैं वो कंक्लूसिव नेचर के होने चाहिए, कि ऐसे नहीं कि शक मतलब ना हो, थोड़ा सा डेविएट कर रहे हो, कंक्लूसिव ना हो। और हर पॉसिबिलिटी ये होनी चाहिए कि जो भी प्रूव किया जा रहा है वो हाइपोथेसिस को प्रूव किया करे कि हाँ ये व्यक्ति ही गिल्टी है। और चेन ऑफ एविडेंस जो है वो कंप्लीट होने चाहिए, कोई भी इस तरह का रीजनेबल डाउट नहीं होना चाहिए कि, और कंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, और कोई रीजनेबल ग्राउंड ऐसा नहीं मिलना चाहिए कि वो कंसिस्टेंट हो इनोसेंस ऑफ द अक्यूज्ड के लिए, कि जो भी व्यक्ति निर्दोष, मतलब जो भी अभियुक्त है वो निर्दोष है, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं आनी चाहिए। तो कोई रीजनेबल ग्राउंड ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए कि वो कंसिस्टेंट हो, कि इससे पता चले कि ये अक्यूज जो है वो इनोसेंट है। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी में ही यही लगना चाहिए कि सिर्फ जो कार्य किया गया है वो सिर्फ अक्यूज द्वारा किया गया है, कोई रीजनेबल डाउट नहीं आना चाहिए बीच में, कि शक नहीं आना चाहिए कि ये सिर्फ और कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सारे हाइपोथेसिस जो है वो यही प्राप्त में प्रूव करे, प्रमाण दे। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा था 5 प्रिंसिपल्स हैं जो कि पंचशील ऑफ द प्रूफ है, जो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस बनता है। अब डबल प्रिजम्पशन क्या थी? डबल प्रिजम्पशन की तो कई जजमेंट्स भी बना रखी हैं कि जब भी कोई आदमी व्यक्ति बरी हो जाता है तो उसके जो प्रूफ है, प्रिजम्पशन जो है वो डबल्ड हो जाती है, क्योंकि लॉ ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि हर व्यक्ति जो है वो बेगुनाह है जब तक उसका दोष साबित ना हो जाए। अगर तो पहले ही कोर्ट उसको इनोसेंट मानती है, और जब एक्विटल ऑर्डर आ जाए तो इसमें ये बनता है डबल प्रिजम्पशन। तो मीन्स ऐसे में जो अपीलेट कोर्ट है तो उसको काफी रेयरली मतलब डिस्टर्ब करना चाहिए ऑर्डर ऑफ एक्विटल को, जब तक कि कोई मार्क प्रोविसिटी ना हो या कोई एरर ना की हो लॉ द्वारा, मतलब कोर्ट द्वारा। तो यही जजमेंट्स के ऊपर उन्होंने रिलाई किया। और इसके बाद अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था कि नॉन एग्जामिनेशन ऑफ द मटेरियल विटनेस। सारे विटनेस एग्जामिन कर, मतलब जो भी थे इन्फॉर्मेंट को तो एग्जामिन कर लिया था, लेकिन जो
जो मटेरियल विटनेसेस थे उनको एग्जामिन नहीं किया गया। तो यहाँ पर एक बताया कि बेशक वो कई अगर विटनेसेस एक ही तरह के हैं तो सब विटनेस को एग्जामिन करना जरूरी नहीं है, लेकिन मटेरियल विटनेस को छोड़ना भी जो है वो प्रोसिक्यूशन को डैमेज कर सकता है। तो यही बताया इन्हें। और अगर जब फैक्ट्स सो ग्लेरिंग हो और विटनेस अवेलेबल हो और जबकि कोर्ट को लगे कि एक डिफरेंट स्टोरी भी बन सकती है, तो कोर्ट को इसमें भी देखना चाहिए। और सर्कमस्टांसेस जो कोर्ट की नोटिस में लाए गए थे, तो कोर्ट कन्विंस थी कि जो प्रोसिक्यूशन विटनेस को डिलिबरेटली हेल्ड किया गया, मीन्स उसको रोका, मतलब विदहोल्ड किया गया, क्योंकि हर पॉसिबिलिटी पे ये डिस्ट्रॉय करता है प्रोविजन को और एक एडवर्स नोटिस बनता है। ये जजमेंट आई थी तखाजी हीराजी वर्सेस ठकोर कुबेर सिंह चमान सिंह 2001। ये जजमेंट थी, इसके भी जो कंटेंट्स थे रिप्रोड्यूस किए। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट था इफेक्ट ऑफ एब्सकॉन्डिंग, मीन्स अक्यूज्ड जो थे वो तो भाग गए थे, भगोड़ा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है वो करार कर दिया था। हाई कोर्ट ने इस ग्राउंड पे एक स्ट्रॉन्ग निर्णय लिया कि ये एब्सकॉन्ड कर गए, तो ये भी ऐड करता है इनकी गिल्ट की तरफ इशारा करता है। अब यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपना दूसरा निर्णय दिया। वो यहाँ पे बताया कि क्योंकि सब्सिक्वेंट कंडक्ट जो होता है वो एक रेलिवेंट फैक्ट होता है सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, लेकिन इस फैक्ट को प्रूव करना जरूरी है। सिर्फ इस ग्राउंड पे कि वो भाग गया है, ये एक सोल फैक्टर नहीं बनता कि उसको कन्विक्ट किया जा सके, उसको सजा दी जा सकती है कि सिर्फ इस ग्राउंड पे कि वो भाग गया है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि ये भी हो सकता है कि अक्यूज जो है इलीगल अरेस्ट से डर के भागा हो। एक जजमेंट आई थी दुर्गा बर्मन रॉय वर्सेस सिक्किम स्टेट ऑफ सिक्किम 2014 की, तो उसके जो कंटेंट्स थे इससे मैच करते थे, वो यही लेकर गया। अब फाइनली डिस्कशन पे आए, सारा कुछ डिस्कस कर लिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि एक तो डबल प्रिजम्पशन और जो अक्यूज्ड सर्कमस्टांशियल एविडेंस और फिर यहाँ पे जो एब्सकॉन्ड कर दिया था, एब्सकॉन्ड करके भाग गया था, इफेक्ट ऑफ एब्सकॉन्डिंग, तो सारी चीजें इस पे आगे और इवन करेक्ट जो रेलिवेंट फैक्ट है, जो रेपुटेशन जो है इज अ फैक्ट, उस पर भी एनालिसिस कर लिया। अब यहाँ पर फाइनल डिस्कशन पे आए, जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 ने नहीं एक्ट किया था कि डिसीज प्लीडेड फॉर हेल्प, हैड नॉट एक्टेड कि जब डिसीज ने हेल्प के लिए पुकारा तो प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 जो है उन्होंने कुछ कार्य नहीं किया और कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं था रिकॉर्ड में कि किस तरह से डिसीज्ड को पता था कि प्रोसिक्यूशन विटनेस घर से बाहर है, तो किस तरह की आवाजें क्यों दी जा रही थी, यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया था। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा ये काफी स्ट्रेंज है, तो स्ट्रेंज है कि क्यों वो उस घर में गए थे। और फिर साथ में ये भी ऐड किया कि उनको अक्यूज ने थ्रेटन भी किया था, और साथ में एक बताया कि कोर्ट ने स्ट्रेंजली कहा कि ये अननेसेसरी एक्सरसाइज थी कि उन्होंने मदर इन लॉ से, जो डिसीज्ड की मदर इन लॉ से क्यों इंक्वायरीज की। अगर उन्होंने अक्यूज्ड को देखा था वो हिल्स एरिया की तरफ भाग रहे थे, तो उनको इमीडिएटली घर के डिसीज्ड के घर जाना चाहिए था और उनकी कंडीशन को चेक करना चाहिए था ऐसे। लेकिन वो अपनी बीवी का इंतजार करते रहे, प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 अपनी बीवी PW2 का इंतजार करते रहे, और जो उनका जो एविडेंस था वो भी मैच नहीं करता प्रोसिक्यूशन विटनेस 5 से, ट्यून नहीं करता वो, जो इररिस्पेक्टिव द मोटिव। उन्होंने कहा कि उनकी रंजिश थी, लेकिन जबकि प्रोसिक्यूशन विटनेस ने कहा कि कोई एनिमिटी नहीं थी मेरी। तो यहाँ पर कहा कि हाई कोर्ट ने मिसकंस्ट्रूड कर दिया है कंसेप्ट ऑफ रेपुटेशन और ब्लाइंडली बिलीव कर दिया है PW1 के एविडेंस पे। प्रोसिक्यूशन विटनेस के 1 जो है उनके एविडेंस में काफी जो है वो इनक्रेडिबल है, वो उसको बिलीव नहीं किया जा सकता। तो हमने कहा कि हाई कोर्ट ने किस तरह से बिलीव कर लिया। और यहाँ पर फिर बताया कि प्रोसिक्यूशन विटनेस ने चिल्ड्रन को एडवाइस की कि वो डिसीज्ड को जाकर कहें कि पुलिस में कंप्लेंट करें, और लेकिन फर्दर फाइंडिंग ये थी कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 11 जो पुलिस स्टेशन थे, जो पुलिस थी, जो PW 11 थे, उन्होंने डिपोज किया था कि पुलिस स्टेशन जो है वो काफी मैजिस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से नजदीक पे है, तो इसमें ऑरिजिन ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की ऑरिजिन पे ही डाउट होता है यहाँ पे। तो फिर इसके बाद
यहाँ पे बताया कि ट्रायल कोर्ट ने सब्सटेंशियल रीजंस दिए थे जिसके बेसिस पे कंक्लूजन पे अराइव हुई थी। और एक चीज ध्यान में रखनी है कि प्रोसिक्यूशन को प्रूव करने होते हैं चार्जेस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। और जो हाई कोर्ट की थी अप्रोच थी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे थी, वो लाइन में मैच नहीं करती जो कि कॉशन एक्सप्रेस किया गया था आर वर्सेस हॉर्जे 1838 में। तो फिर हाई कोर्ट ने जब ये पाया कि होमिसाइडल जो हुई है तो इसलिए ब्लाइंडली रिलाई कर दिया PW1 की स्टेटमेंट पे। और फिर साथ में आगे कोर्ट ने बताया कि जो फिंगर रिपोर्ट भी अवेलेबल नहीं थी और विटनेस को भी एग्जामिन नहीं किया गया था जो ट्रायल कोर्ट द्वारा, तो जो कि रूट पे जाता है, इसकी प्रोसिक्यूशन की जड़ पे जाता है। ये किसी का केस नहीं था कि विटनेस अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए डिफेंस ने मार्क भी किए एग्जिबिट्स D1 और D2 जो कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई थी चिल्ड्रन की 161 ऑफ CRPC रेंडर बाय द चिल्ड्रन ऑफ डिसीज्ड। तो अब उस फैक्ट को भी कंसिडर किया जब PW1 वापस आए, मतलब चिल्ड्रन के पास गए जो कि डिसीज्ड के घर में अवेलेबल थे। वो टॉडलर्स नहीं थे बल्कि 5th और 7th क्लास में पढ़ रहे थे। तो ये भी इम्पॉसिबल होता है कि क्यों नहीं उनको पता चला कि मदर जो है वो डेड है और लाइंग इन द पूल ऑफ खून से लथपथ है। और फिर इसके बाद रिकवरी थी जेवल्स की, तो हाई कोर्ट ने ये भी अप्रूवल नहीं दिया लेकिन प्रोसीड किया रिकवरी जो पुलिस द्वारा की गई थी, जो ऑब्जर्वेशन थी इंक्वेस्ट रिपोर्ट में। तो ये एवरी केस में इस बताया कोर्ट ने कि प्रोसिक्यूशन के पास एक मटेरियल ऑब्जेक्ट सॉवर्ड थी जिससे मर्डर किया गया। तो इसलिए सिर्फ इस ग्राउंड पे कि फिंगरप्रिंट रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है जो कि बिलोंग करती थी एक्यूज्ड को, तो इस बेसिस पे जो है कंक्लूजन पे नहीं आया जा सकता। तो हाई कोर्ट ने प्रोसीड किया था कि होमिसाइडल डेथ ऑफ डिसीज्ड हुई थी, लेकिन मल्टीपल फाइंडिंग्स ये बताती हैं कि जो घर है डिसीज्ड का वो न्यूमरस अदर हाउसेस से सराउंड होता है। और इस बेसिस पे कोर्ट ने कहा हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि अपीलेंट को बेनिफिट और डाउट मिलना चाहिए और प्रोसिक्यूशन ने प्रूव नहीं कर सका बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, इसलिए हाई कोर्ट का जो इम्पिंज ऑर्डर था उसको सेट असाइड किया जाता है और ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास किया गया था ट्रायल कोर्ट द्वारा, उसको रिस्टोर किया जाता है। अपील्स को अलाउ किया जाता है और अपीलेंट्स को डायरेक्शन दी जाती है कि वो उनको छोड़ दिया जाए अगर किसी दूसरे अन्य केस में ना इन्वॉल्व हो। तो ये थी जजमेंट 13 अक्टूबर 2023 की। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।